हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज के इस वीडियो में हम पीएच एंड बफर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले बायोकेमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग और अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बातचीत की थी। आज के इस वीडियो में हम पीएच एंड बफर्स डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो कि आपके गेट के एग्जामिनेशन, सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशन और इस तरीके के तमाम लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पीएच या बफर किस चीज में काम आता है या कौन कौन से टॉपिक्स को के अंदर ये पढ़ना चाहिए हमें। तो सबसे पहले प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, मेटाबॉलिज्म है और सेल्यूलर होम्योस्टैसिस है। इन सभी के अंदर आपको पीएच और बफर की जरूरत पड़ने वाली है। चाहे अगर प्रोटीन के बारे में बात करें तो हर प्रोटीन का एक ऑप्टिमम पीएच होता है। सेम गोज फॉर एंजाइम्स। मेटाबॉलिज्म भी फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर ही देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल्यूलर होम्योस्टैसिस के लिए भी एक पर्टिकुलर पीएच की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो अब सिंस आपने ये बात समझ ली तो ये डायग्राम भी देखिए। ये इस डायग्राम में हमने ये दिखा रखा है कि ये एसिडिक पीएच है, यानी कि 7 से कम। 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच कंसिडर होता है और 7 के बाद जो है वो बेसिक पीएच कंसिडर होता है। इतनी बातचीत तो हम सबको पता ही है। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये पीएच आखिर होता क्या है। पीएच का मतलब सिर्फ इतना सा है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है। तो पीएच एक तरीका है, एक मेथड है जिसके जरिए हम ये दिखाते हैं कि आखिर H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज द की। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इस पॉइंट में कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज द की, यानी कि जितना ज्यादा H+ आयन होगा वो पीएच को उतना ही कम करता जाएगा। फिर से एक बात समझिए, जितना ज्यादा H+ आयन पीएच उतना ही कम। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे पीएच घटता क्यों चला जाता है। तो इस चीज को समझिए, क्योंकि जो पीएच का फॉर्मूला है वो लिंक्ड है pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ के, यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो एक्चुअली आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा पीएच जो है वो कम होता हुआ चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो H+ आयन बढ़ाएंगे तो पीएच घटता जाएगा। इसी को हम बोलेंगे मोर एसिडिक कंडीशन। वहीं अगर हम कहें कि H+ आयन घट रहा है तो पीएच क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं मोर बेसिक कंडीशन। ठीक है, और वहीं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होते हैं तो वाटर का पीएच जो है वो 7 माना जाता है, या न्यूट्रल वाटर कंसिडर किया जाता है, या वाटर का पीएच 7 माना जाता है। ये 7 न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है। बट ये क्या न्यूट्रल फिक्स्ड है? इसका जवाब है नहीं। मतलब न्यूट्रल जो पीएच है वो वेरी करता रह सकता है। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? अगेन ये डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर के ऊपर। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो जो न्यूट्रल जिसको आप कंसिडर कर रहे हो वो भी बदलता हुआ चला जाएगा, यानी कि पानी का न्यूट्रल हमेशा साथ नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रल पीएच है, न्यूट्रल पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी 7 से कम हो जाएगी। तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आप टेम्परेचर रख रहे हो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो जो न्यूट्रल पीएच है वो 6.6 के आसपास बैठता है। वहीं अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर इज लेस, तो इस समय इस कंडीशन में जो न्यूट्रल पीएच की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, न्यूट्रल पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप 0 डिग्री रख रहे हो तो 0 डिग्री के केस में जो न्यूट्रल पीएच है वो अराउंड 7.7 या 7.4 के बीच में वेरी करता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि न्यूट्रल कभी भी फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है। तो ये हो गया एक और स्लाइड, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं इस पॉइंट को लेकर के, इसके ऊपर लेकर के, कि अगर मान लीजिए व्हाट हैपेंस टू पीएच व्हेन H+ आयंस बिकम 10 टाइम्स हायर, यानी कि अगर 10 गुना H+ आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो पीएच के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कहने का मतलब अगर पीएच आपको दिया हुआ, अगर आपको जो H+ आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है x, इसको बढ़ा करके 10x कर दिया, तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द पीएच। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि यहाँ पे क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल पे डिपेंड कर रहा है, तो अब क्योंकि H+ आयन पहले मान लीजिए x था, अब क्या हो गया, 10 टाइम्स हो गया, 10x हो गया। तो नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि पीएच में अब कितना अंतर आ जाएगा, यानी कि अगर आपने 10 गुना
H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ाया तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पीएच, तो पीएच में 1 का चेंज आ जाएगा, 1 यूनिट का चेंज आ जाएगा और पीएच क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा, ऑब्वियसली घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस टू द पीएच व्हेन H प्लस आयन बिकम्स 10x हायर, इट रिड्यूसेस बाय 1, रिड्यूसेस बाय 1। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समझ लीजिए यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ, इनिशियली हमने क्या कहा था x, और इसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ 10x। ठीक है, तो अब इसको x से x कैंसिल आउट हो सकता है, तो आप देख सकते हैं 10, तो लॉग 10 बेस 10 कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, इस वजह से ऐसा हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब वाटर इज नॉट केमिकली इनर्ट, पानी बिल्कुल इनर्ट या बिल्कुल अनरिएक्टिव जैसा नहीं होता। तो होता क्या है, पानी का आयोनाइजेशन देखने को मिल जाता है। अब पानी के आयोनाइजेशन का क्या मतलब हो गया, 2H2O गिव्स ऑफ H3O प्लस OH माइनस, यानी कि पानी जब ब्रेक डाउन होगा तो एक H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और एक OH माइनस आएगा। इसका मतलब नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं। तो 2H2O गिव्स ऑफ H3O प्लस OH माइनस, इसी को बोलते हैं आप KW, यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, KW या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि पानी केमिकली इनर्ट नहीं होता। देखा यह जाता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप हर चीज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन पे या इस टेम्परेचर पे 10 टू द पावर -7 होता है कंसेंट्रेशन H प्लस आयन का, और 10 टू द पावर -7 ही कंसेंट्रेशन होता है OH माइनस आयन का। तो इसीलिए जब आप इसका प्रोडक्ट लेते हो तो 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 मिला करके हो जाता है 10 टू द पावर -14। तो इसलिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को 1 इंटू 10 टू द पावर -14 कहते हैं। अच्छा, ये आयनिक प्रोडक्ट किस पीएच के ऊपर है, ये 7 पीएच के ऊपर है, यानी कि न्यूट्रल पीएच के ऊपर है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 7 पीएच, आयनिक प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -14। वाई, क्योंकि H प्लस आयन 10 टू द पावर -7, OH माइनस आयन भी 10 टू द पावर -7 होता है। अच्छा, अगर कोई कहे प्योर वाटर के केस में H प्लस आयन और OH माइनस आयन 10 टू द पावर -7 मोलर इसका कंसेंट्रेशन होता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो pH 7 की ये बात की जा रही है प्योर वाटर के केस में। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार कुल मिलाकर के इसको रिकॉल कर लीजिए कि अगर pH 7 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 टू द पावर -14 होता है, जहां पे H प्लस आयन भी 10 टू द पावर -7 और OH माइनस भी 10 टू द पावर -7 ही होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो एक बात समझने की कोशिश करिए, आपको यहाँ पे कंसेंट्रेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। कंसेंट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, इतना मोलर ये दूसरी चीज है। लेकिन अगर कोई बोले कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड वीक है, तो वहां पे आपको इसको जो कंसेंट्रेशन है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या खास बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अब जैसे कि HCl है, HCl अपने जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। जैसे कि अगर ये 1 मोलर है तो ये 1 मोल और ये 1 मोल आपको मिल जाएंगे जब ये डिसोसिएट होगा, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। इसका लार्ज Ka वैल्यू देखने को मिलती है। Ka का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जब हम एसिड की बात करते हैं तो इसको Ka के नाम से मेंशन करते हैं, अगर ये ऑब्वियसली अगर ये बाई डायरेक्शनल है तो। नेक्स्ट, स्मॉल pKa की वैल्यू देखी जाती है। अब ऑब्वियसली Ka अगर ज्यादा होगा तो इसका pKa क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। pKa का मतलब क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ K। ठीक है, तो pKa का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ K। तो ऑब्वियसली अगर Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हो गया, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएशन देखने को मिले। वहीं अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो वीक एसिड में कभी भी आपको 100% डिसोसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको हमेशा पार्शियल डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, कंप्लीट डिसोसिएशन कभी नहीं होगा।
दूसरी चीज, यहाँ पे स्मॉलर के वैल्यू होती है। स्मॉलर के का मतलब क्या हो गया, जो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है इसका वो कम होगा, यानी कि डिसोसिएशन इसका कम हो रहा होगा। अच्छा, तो अगर डिसोसिएशन कम है यानी कि के की वैल्यू लेस है, तो पी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि पी के ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ के, पी के इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ के। ठीक है, तो जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ाओगे पी के की वैल्यू घट जाएगी। जैसे पीएच के केस में था, तो पी जब लग जाता है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब हो गया कि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घट जाएगी। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कंसीडर करो, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच कम होता हुआ चला जाएगा। सेम वे में के की वैल्यू बढ़ेगी तो पी के की वैल्यू घटती हुई चली जाएगी। तो ये चीज समझ में आ गई कि वीक एसिड के बारे में, और स्मॉलर के और लार्जर पी के, ये समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज यहां से याद रखिएगा, अक्सर ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी कि अगर के की वैल्यू आप पी के की वैल्यू या के की वैल्यू दी हुई है तो उस बेसिस पे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर के की वैल्यू ज्यादा दी हुई है, ठीक है, तो के जिसका ज्यादा होगा, मोर इज द के ज्यादा स्ट्रांग होगा, मोर स्ट्रांग इज द एसिड। वहीं अगर मैं कहूं कि पी के वैल्यू जितना लेस होगा उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, पी के की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये डिस्कस कर लिया, तो यहां पे यही चीज लिखी हुई है, लोअर पी के मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ बफर? अच्छा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पी के ए का मतलब क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को यहां पर भी दिक्कत हो सकती है, तो पी के ए का मतलब क्या होता है अगर मैं ये दिखाऊं, तो ये देखिए CH3COOH, ये वीक एसिड है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस फॉर्म में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है, हमें ये बात पता है। अब होगा क्या कि के जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, अगर हम इसको और एक और फॉर्म में लिखें, HA यानी कि ये वीक एसिड है, ये ब्रेक हो रहा है H प्लस इंटू A माइनस में। ठीक है, तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसीडर करें तो क्या होगा, यहां पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा, H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो इसी तरीके से यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, के हो गया, क्योंकि हम एसिड की यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली के अगर बहुत ज्यादा है, के अगर ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम किधर खिसक रहा है, के अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा है तभी के ज्यादा हो रहा होगा, तो ये रिएक्शन जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ खिसक रहा होगा। और अगर राइट हैंड साइड की किस तरफ खिसक रहा है तो इसका मतलब H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा होगा। अगर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है इसका मतलब कि हमारा एसिड जो है वो स्ट्रांग है। आई मीन जैसे हमारा जो H प्लस आयन की तरफ बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियसली क्या हो गया कि K जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एसिड जो है H प्लस आयन ज्यादा डोनेट करेगा और स्ट्रांग की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। वहीं अगर आप इसको कहें कि नहीं हमारा K की वैल्यू कम है, K लेस होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन है वो इस तरफ जा रहा होगा, जिसकी वजह से H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम प्रोड्यूस हो रहा होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा एसिड जो है वो लेस स्ट्रेंथ वाला होगा। तो कुल मिलाकर के ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा K है वो किस तरीके से लिंक्ड है वीकनेस या स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड से। अच्छा, वीक एसिड या बफर के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। बफर क्या करता है, इट रेजिस्ट्स नॉट प्रिवेंट्स चेंज इन द पीएच। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन की बात करें जो कि अपने पीएच में किसी तरीके की चेंज को रेजिस्ट करता हो, उसी को आप बफर कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बफर। अब अगर आप इसी रिएक्शन को देखें, HA गिव्स ऑफ H प्लस इंटू A माइनस। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं HA गिव्स ऑफ H प्लस इंटू A माइनस, ठीक है, तो ये मेरा मान लीजिए कि वीक एसिड है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें आपने H प्लस ऐड करना शुरू किया, आप H प्लस ऐड कर रहे हैं। अगर आप H प्लस ऐड करोगे तो
H प्लस और ज्यादा ऐड करोगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन वापस पीछे की तरफ जाने लगेगी। ली चैटलियस प्रिंसिपल के अनुसार ये इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन वापस मेंटेन करना चाहेगा, यानी कि HA ज्यादा बनने लगेगा। HA क्या है, वीक एसिड, और वीक एसिड अगर बनेगा तो ऑब्वियसली बफर के अंदर कोई चेंज थोड़ी ना आएगा, या बफर के जो ऑब्वियसली H प्लस आयन जो है वो ही चेंज करता है पीएच को। लेकिन अगर H प्लस आयन सारा का सारा यहाँ पे जितना भी आपने ऐड किया वो H प्लस आयन एक्यूमुलेट होकर के इस रिएक्शन को बैक लेके जा रहा है। अगर बैक लेके जा रहा है तो मोर HA फॉर्म हो रहा है, और HA किसी तरीके से पीएच को चेंज नहीं करता, वीक एसिड बन गया। ठीक है, तो जब आप H प्लस ऐड करते हो तो ये हो जाता है, एडेड एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है। वहीं अगर आप OH माइनस ऐड करते हो तो क्या होगा, सपोज आपने OH माइनस ऐड किया तो इस कंडीशन में क्या होगा, OH माइनस इस H प्लस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, वाटर। अब ऑब्वियसली वाटर भी हमारे किसी तरीके से पीएच में कोई चेंज नहीं लेकर के आता। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि बफर क्या कर रहा है, बफर अपने पीएच में किसी भी तरीके के चेंज को रेजिस्ट करता है। तो क्लासिक एग्जांपल क्या हो गया, CH3COOH और CH3COO माइनस का कॉम्बिनेशन, वही चीज जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई। ये CH3COOH है, H प्लस प्लस CH3COO माइनस, A माइनस का मतलब CH3COO माइनस। ये उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं Ka एंड Pka। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो K का मतलब क्या हो गया, Ka इज इक्वल्स टू H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, मैंने अभी आपको बताया था। Pka इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ये भी हमने बात की थी अभी अभी। तो लोअर Pk स्ट्रॉन्गर एसिड, ये भी बात की थी, एंड हायर Pk वीकर एसिड, ये भी बात की थी। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब अगर आप एक एग्जामिनर की तरीके से बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एसिड A इसका Pka वैल्यू 3.2 है और एसिड B है इसका Pka वैल्यू 5.6 है। तो आपको बताना है विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एंड व्हाई। तो ऑब्वियसली जिसका Pka वैल्यू 3.2 है, जिसका Pka वैल्यू लोअर है, तो लोअर Pka वैल्यू, लो Pka इट करेस्पॉन्ड्स टू हाई Ka, और जिसका Ka ज्यादा होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि हाई Ka होने की वजह से ये H प्लस आयन जो है वो कहीं ज्यादा लिबरेट आउट करेगा, और H प्लस आयन ज्यादा लिबरेट आउट करेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया एसिड A, क्योंकि इसका pH 3.2 दिया हो, Pka 3.2 दिया हो। नेक्स्ट, हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इस इक्वेशन में एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, pH इज इक्वल्स टू Pka प्लस लॉग A माइनस अपॉन HA। कई सारी बुक्स में इसी को लिखा जाता है लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहां पे सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्ट हो गया A माइनस, और एसिड क्या हो गया, HA। तो ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एसिड है, हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बेस हो गया, तो यह सॉल्ट हो गया उसको कह सकते हैं। तो यहां पे आप समझ पा रहे होंगे, तो A माइनस और HA को सॉल्ट अपॉन एसिड भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आप बफर के बारे में बात कर रहे हैं तो बफर हमेशा हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन से डिफाइन होता है, जहां पे pH इज इक्वल्स टू Pka प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। तो हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन एक्चुअली pH और Pka को आपस में जोड़ रही होती है। Pka भी आप समझ गए, pH भी समझ गए। अब यहां पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि A माइनस इज इक्वल्स टू HA के बराबर हो जाए, यानी कि ये बराबर ये हो जाए, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर log 1 0 हो गया तो pH कितने के बराबर हो गया, Pka के। तो ये एक रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए इफ A माइनस इज ग्रेटर देन HA दिया हुआ है, A माइनस इज ग्रेटर देन HA मतलब न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो कम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा होगा तो ऑब्वियसली ये प्लस ये हो गया, Pka प्लस इतना हो गया, दैट इज इक्वल टू pH। तो कहने का मतलब pH इज ग्रेटर देन Pka। वाई, क्योंकि ये वाला जो साइड है वो Pka प्लस इतना है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो pH इज ग्रेटर देन Pka। नेक्स्ट अगर देखें, अगर न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेस हो जाएगी।
1 से लेस हो जाएगी। तो अब अगर 1 से लेस वैल्यू का अगर आप लॉग लोगे तो यहां पे एक प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। अगर माइनस आ जाएगा तो pKa माइनस दिस, दैट मीन्स pH क्या हो जाएगा, लेस देन pKa हो जाएगा। ये हो गया रिलेशन। तो इफ A प्लस और इफ A माइनस इज लेस देन HA, इट विल बी द रिलेशन विल बी pH इज लेस देन pKa। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसको समझाया हुआ है क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट अगली तरफ बढ़ते हैं। चूज अ बफर विद pKa क्लोज टू द टारगेट pH। हमेशा याद रखना है कि बफरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया। बफरिंग कैपेसिटी वो रेंज है जहां पे बफर सबसे बढ़िया काम करेगा। तो सबसे अच्छी बफरिंग कैपेसिटी कब होगी, यानी कि बफर सबसे बढ़िया काम कब करेगा, जब pH बराबर pKa के हो जाएगा। When pH will be roughly equal to pKa, then my buffer will be working the best। ठीक है, ये बात समझिए, एक चीज लिखी हुई ग्रेटेस्ट व्हेन pH is roughly equal to pKa। तो यूजुअल बफरिंग रेंज की अगर हम बात करें एक रेंज की, तो अगर मान लीजिए कि जो pKa वैल्यू है वो 6 है, तो pH की वैल्यू अगर 5 है या फिर 7 है तो ये हो जाएगी इसकी बफरिंग रेंज, दैट मींस प्लस माइनस 1। तो अगर pKa वैल्यू किसी बफर की 6 दे रखी है तो उससे +1 और उससे -1 जो है वो उसकी बफरिंग रेंज हो जाएगी। तो अगर 6 वैल्यू दे रखी है तो 5 से लेकर के 7 तक इसकी जो बफरिंग रेंज होगी या बफरिंग कैपेसिटी होगी वो ये होगी, बफरिंग रेंज इतनी होगी। तो बफरिंग कैपेसिटी सबसे बढ़िया कब होगी, जब pH वैल्यू बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट pKa के। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी में एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बफर्स के। फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट H2CO3 और HCO3-। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड या जो pH को मेंटेन करने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी तरीके से फॉस्फेट के केस में H2PO4- HPO4 2-। और इसके अलावा प्रोटीन्स, खासतौर पर अगर हम बात करें तो हिस्टिडीन के केस में आयनाइजेबल साइड चेन्स रहती हैं और वो भी बफर की तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली चीज के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, H+ आयन दिया हुआ है 10⁻⁻⁴। तो व्हाट इज द pH। तो अभी मैंने आपको बताया था कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+। तो यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है। अब ये माइनस इधर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा +4, यानी कि pH कितना हो जाएगा B +4। अगला क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड OH- इज इक्वल टू 10⁻⁻3। आप रोक करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और फिर बाद में देख सकते हैं। ठीक है, OH- का कंसंट्रेशन 10⁻³ दिया हुआ है। व्हाट इज द pH, pH पूछ रहा है। तो उसी तरीके से जैसे pH का फॉर्मूला दिया वैसे ही pOH का फॉर्मूला दे सकते हैं। pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH-। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव लॉग हो गया, OH- की वैल्यू 10⁻³ हो गई। अब ये -3 इधर चला जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। बट ये वैल्यू किसकी है, pOH की वैल्यू है +3। वहीं अगर आपसे कहे कि pH की वैल्यू बताइए तो pH की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 14 - 3 इज इक्वल टू 11। क्यों, क्योंकि किसी भी एट अ गिवन टेम्परेचर जो pH है 25 डिग्री पे, खासतौर पे pH प्लस pOH बराबर होता है 14 के। ये एक फॉर्मूला है, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। उससे मैंने यहाँ पे निकाल लिया कि हमारा pOH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ऑब्वियसली। और फिर pH की कितनी हो जाएगी, 14 - 3 यानी कि 11। अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो pKa 3.2 दिया हुआ है, pKa 5.6 दिया, ऑब्वियसली इस तरीके का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। तो जिसका pKa वैल्यू कम होगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ऑब्वियसली A जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A buffer contains a weak acid and its conjugate base। तो मैंने अभी बताया था कि weak acid और उसका conjugate base जो होता है, जिसको हम लोग HA और A- कह रहे हैं, ये weak acid हो गया और ये उसका conjugate base हो गया। At equal concentrations, ये दोनों equal concentrations पे हैं। What is the relationship between pH and pKa। अभी भी आपको बताया था pH is equals to pKa plus log सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट कितना था, A- अपॉन HA। इसी तरीके से हमने इसको लिखा था। ठीक है, अब
अगर ये बोल रहे हैं कि इक्वल कंसेंट्रेशन है, दैट मीन्स ये बराबर ये हो गया, तो इसको क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं, और ये log 0 हो जाएगा, तो pH इज इक्वल्स टू pKa हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a buffer has pKa value 4.76, the conjugate base concentration is 10x the weak acid concentration, calculate the pH। अब यहां पे देख लेते हैं कि pH has a buffer has a pKa value 4.76, तो यहां पे फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, pH is equals to pKa plus log salt upon acid। तो a buffer has pKa value of 4.76, तो 4.76 plus log salt upon acid, ये लिखा है conjugate base या salt concentration is 10 times the weak acid। अगर 10 times weak acid के है तो यहाँ पे 10x अपॉन x कर दीजिए, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, 1, और 4.76 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.76। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम ट्रैप्स टू रिमेंबर, बफर मेंटेन्स अ कांस्टेंट पीएच। बफर जो है कांस्टेंट पीएच मेंटेन नहीं कर सकता, बस वो रेजिस्ट करता है पीएच में चेंज में। pH 7 इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये भी गलत धारणा है। pH 7 जो है ये न्यूट्रल pH कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हायर pKa स्ट्रॉन्गर एसिड, ये गलत है। हायर Ka मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, लोअर pKa मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ठीक है, तो लोअर pKa मतलब होता है स्ट्रॉन्गर एसिड, या आप कह सकते हैं Ka अगर हायर है तो इसका मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इक्वल एसिड बेस मींस pH इज इक्वल्स टू 7। इक्वल एसिड बेस की बात नहीं होती है, याद रखिएगा। A माइनस और HA ये अगर बराबर है तब pH इज इक्वल्स टू pKa होता है, तो pH इज इक्वल्स टू pKa देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, रिवीजन एक बार कर लेते हैं। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर आयनाइज होता है H+ और OH- में। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करेंगे तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -7, OH- आयन का कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -7। अगर H+ की बात करते हैं, डिटरमाइन करता है pH को। वीक एसिड में हमेशा Ka और pKa की बात होगी। जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो वहां जनरली Ka pKa की बात नहीं होती है, इसलिए क्योंकि वो हमेशा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। H+ और A- यहाँ पे ये हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन के बारे में बातचीत हो रही है, और ये बफर के बारे में बात कर रहा है, pH चेंज को रेजिस्ट करता है। pKa प्लस रेशियो, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग एसिड अपॉन बेस की बात की थी, तो pH की वैल्यू इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये हम पढ़ चुके हैं। की फॉर्मूला ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे कि बफर के जो और कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। एक और चीज के बारे में आपको बताना था कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का बैच 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, तो अगर आपको भी गेट बीटी में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में दिक्कत होती है तो ये वीडियो या ये जो सेशन है या ये जो क्लासेस है या जो बैच है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है, 3000 रुपीज है बस, और इसका पूरा का पूरा जो आपको ये इसका जो आपको अथॉरिटी मिलेगी यानी कि यूज कर सकते हैं, वो आप फाइनली गेट के एग्जाम तक यूज कर सकते हैं और PDF लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 8299134528 पे। मैं जल्दी से इसको लिख भी देता हूं, तो 8299134528 इस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, 8299134528, और इस जो कोर्स है इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।